आज की कहानी है एक ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड अविनाश की, जिसने अपनी ड्यूटी के दौरान सामना किया एक भयानक सच से। टावर सी की खामोश गलियारों में गूंजते हुए कदमों की आवाज, दूर से आती हुई रोने की आहट और एक भयानक तहखाने का राज। क्या वाकई भूत होते हैं या किसी और खौफनाक ताकत का था ये साया? देखिए कहानी सिक्योरिटी गार्ड की। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी दोस्तों। अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला यह है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूले और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। अविनाश पनवेल की ऊंची इमारतों में से एक शिखर अपार्टमेंट्स में रात की सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था। 22 साल का युवक, वह अपनी ग्रामीण जड़ों से दूर शहर की चकाचौंध में जीवन यापन कर रहा था। अविनाश मेहनती था और अपने परिवार को बेहतर जीवन देने की ख्वाहिश रखता था। हालांकि रात की शिफ्टें अकेलेपन और कभी-कभी अजीब घटनाओं से भरी होती थी। शिखर अपार्टमेंट्स एक विशाल परिसर था जिसमें कई टावर थे। अविनाश को टावर सी की निगरानी सौंपी गई थी, जो सबसे पुराना और सबसे कम किराए वाला टावर था। लोग कहते थे कि टावर सी में अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। कुछ किराएदारों ने अस्पष्ट फुसफुसाहट और रात में चलने वाली अज्ञात आकृतियों की बातें की। अविनाश इन कहानियों को सिर्फ किंवदंतियां मानता था, लेकिन एक रात ने उसका नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक अमावस्या की रात थी। घना अंधकार परिसर को ढके हुए था। आसमान में एक भी तारा नहीं चमक रहा था और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। अविनाश टावर सी के बाहर गश्त लगा रहा था। उसकी टॉर्च अंधेरे को चीर रही थी। अचानक उसे ऊपरी मंजिलों से आने वाली हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह किसी बूढ़ी औरत के विलाप जैसा लग रहा था। अविनाश चौकन्ना हो गया। रात के 2 बजे किसकी बुरी तरह रोने की आवाज आ रही थी। उसने अपनी टॉर्च को ऊपर की ओर इशारा किया। रोने की आवाज तेज हो गई। उसने सोचा कि किसी बूढ़े को शायद मदद की जरूरत है। वह लिफ्ट की ओर चलने लगा, लेकिन उसे आखिरी समय में रुकना पड़ा। टावर सी की लिफ्ट कुख्यात थी। यह अक्सर खराब हो जाती थी और अविनाश फंसना नहीं चाहता था। इसके बजाय उसने सीढ़ें लेने का फैसला किया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, रोने की आवाज भी ऊंची होती गई। हवा में एक सड़ा हुआ गंध भी आने लगा, जिससे अविनाश का पेट अमोंड हो गया। आखिरकार वह उस मंजिल पर पहुंच गया जहां से आवाज आ रही थी। 13वीं मंजिल। यह मंजिल सालों से खाली थी। निवासियों का कहना था कि वहां रहने वाले आखिरी परिवार का रहस्यमय ढंग से निधन हो गया था। अविनाश को अचानक डर लगने लगा। शायद उसे जांच नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन रोने की आवाज इतनी दयनीय थी कि वह अनदेखा नहीं कर सका। अपनी टॉर्च को कसकर पकड़ते हुए उसने धीरे से खाली अपार्टमेंट के दरवाजे को खोला। भीतर का अंधकार घना था। हवा में सड़ांध और भी ज्यादा तेज थी। रोने की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन अब और भी करीब से। अविनाश ने एक कदम अंदर रखा। उसकी टॉर्च कमरे के अंधेरे को भेदने की कोशिश कर रही थी। अचानक टॉर्च की रोशनी में कुछ हरकत हुई। दूर कोने में अविनाश को एक हंकित सी आकृति दिखाई दी। यह एक बूढ़ी औरत थी। उसका सफेद लिबास अंधेरे में भूतिया लग रहा था। वह दीवार की तरफ झुकी हुई थी। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से मुड़ा हुआ था। औरत का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसके कंधों से जोर जोर से हिलते हुए लंबे काले बाल दिखाई दे रहे थे। अविनाश दंग रह गया। क्या यह वही औरत थी जो रो रही थी? उसने अपना मुंह खोला कुछ कहने के लिए, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं निकली। डर ने उसका गला सूखा दिया था। फिर औरत ने अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में था, लेकिन अविनाश को लगा कि 2 चमकती हुई लाल आंखें उसे घूर रही हैं। एक भयानक चीख अविनाश के होठों से निकली। उसने पीछे मुड़ने और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जड़े हुए लग रहे थे। उसी क्षण औरत ने दीवार से धक्का लगाया और अविनाश की तरफ लपकी। उसकी चीखें कमरे में गूंजने लगीं, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अविनाश ने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को बचाने के लिए प्रार्थना करते हुए, लेकिन स्पर्श कभी नहीं आया। कुछ सेकंड बाद
चीखें अचानक बंद हो गईं। अविनाश ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। कमरा पहले जैसा ही सन्नाटे में डूबा हुआ था। बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। अविनाश हांफते हुए खड़ा था। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से तर था। उसने अपना सिर घुमाया, कमरे का हर कोना टॉर्च से स्कैन किया। कोई नहीं था। क्या यह सब एक बुरा सपना था? लेकिन हवा में अभी भी सड़ांध मौजूद थी। उसे यकीन दिलाती थी कि उसने जो कुछ देखा वह वास्तविक था। अचानक एक और आवाज ने उसे चौंका दिया। यह फर्श पर किसी चीज के खिंचने जैसा था। अविनाश ने नीचे देखा। टॉर्च की रोशनी में उसने फर्श पर खून के ताजे धब्बे देखे। उसे याद आया औरत का अस्वाभाविक रूप से मुड़ा हुआ शरीर। क्या खून उसी का था? डर की एक और लहर अविनाश के ऊपर से गुजरी। वह जानता था कि उसे वहां से निकल जाना चाहिए। इस भयानक जगह पर 1 मिनट भी ज्यादा रुकना उसके लिए खतरा था। उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा, सीधे बाहर भागा और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली। हवा अभी भी ठंडी थी, लेकिन कम से कम वह अकेला नहीं था। दूर सड़क पर एक आवारा कुत्ता भौंक रहा था। आवाज भले ही भयानक थी, लेकिन अविनाश को यह राहत देने वाली लगी। वह जानता था कि उसे किसी को यह सब बताना है, लेकिन किसे? अविनाश अपने गार्ड रूम में वापस चला गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह सोचता रहा कि उसने क्या देखा। क्या यह कोई भूत था या फिर कोई पागल औरत टावर में घुस गई थी? उसके पास कोई जवाब नहीं था। सुबह होने तक अविनाश ने फैसला किया कि वह अपने साथ हुई बात किसी को नहीं बताएगा। उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। कुछ दिन बीत गए। अविनाश उस रात के भयानक अनुभव को भुलाने की कोशिश कर रहा था। वह हर रात टावर सी के आसपास गश्त करता, लेकिन 13वीं मंजिल के पास जाने से कतराता। हालांकि रोने की आवाज दोबारा नहीं आई थी, लेकिन एक अजीब बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक शाम ड्यूटी के दौरान अविनाश की मुलाकात टावर सी के सबसे पुराने निवासी श्री वर्मा से हुई। श्री वर्मा एक बूढ़े सज्जन थे जो इमारत बनने के समय से ही वहां रह रहे थे। अविनाश ने कभी उनसे बात नहीं की थी, लेकिन आज कुछ अलग लगा। शायद वह रात के अजीब अनुभव को किसी के साथ साझा करना चाहता था। आप थोड़े परेशान दिख रहे हो बेटा, श्री वर्मा ने टिप्पणी की अविनाश को उदास देखकर। अविनाश हिचकिचाया। क्या वह श्री वर्मा को सब कुछ बता दे? फिर उसने सोचा, शायद श्री वर्मा को टावर सी के इतिहास के बारे में पता होगा। जी, अविनाश ने शुरू किया। कुछ दिन पहले रात में 13वीं मंजिल से रोने की आवाज आई थी। मैंने जांच करने की कोशिश की, लेकिन वह रुक गया, शब्दों को खोजने में असमर्थ। श्री वर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। 13वीं मंजिल, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। तुम वहां गए थे? अविनाश ने सिर हिलाया। आपको क्या पता है उस मंजिल के बारे में? श्री वर्मा एक लंबी सांस लेने के बाद बोले, बैठो बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उन्होंने अविनाश को टावर सी के इतिहास के बारे में बताया। कुछ साल पहले उस मंजिल पर एक परिवार रहता था, दास गुप्ता परिवार। परिवार में पति पत्नी और उनकी बेटी थी। वे शांत लोग थे, ज्यादातर खुद को रखते थे। फिर एक रात अचानक चीखें सुनी गईं। जब सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि दास गुप्ता परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। घर में संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे और दरवाजे भी अंदर से बंद थे। पुलिस कभी भी उनके लापता होने का कारण नहीं ढूंढ पाई। श्री वर्मा ने आगे कहा, कुछ लोगों का मानना है कि दास गुप्ता परिवार का एक चुड़ैल से सामना हुआ था, जो कभी कभी इमारत में घूमती है। लोग कहते हैं कि वह वही औरत है जो रात में रोती है। अविनाश की रीढ़ की हड्डी में एक सिरन दौड़ गई। श्री वर्मा की कहानी ने उसकी रात के अनुभव को समझाया। लेकिन क्या वाकई कोई चुड़ैल थी या कोई और रहस्य छिपा था? आप उस औरत को मानते हैं? अविनाश ने पूछा। श्री वर्मा ने कंधे उचकाए। कौन जाने बेटा, कुछ चीजें समझ से परे होती हैं, लेकिन इतना जरूर है कि 13वीं मंजिल पर कुछ अजीब है। उन्होंने अविनाश को सलाह दी कि वह उस मंजिल से दूर रहे। अविनाश ने श्री वर्मा को धन्यवाद दिया। उस रात वह सो नहीं सका। उसके दिमाग में सवालों का जाल बिछा हुआ था। क्या दास गुप्ता परिवार वाकई किसी चुड़ैल का शिकार हुआ था? और वह औरत कौन थी जिसे उसने देखा था? अविनाश को श्री वर्मा की बातों से बेचैनी होने लगी। एक चुड़ैल का विचार अजीब था, फिर भी वह उस रात देखी गई भयावह आकृति को भी नहीं समझा पा रहा था। दास गुप्ता
परिवार के लापता होने का रहस्य भी उसे सालता रहा। निर्णय लेते हुए उसने जांच करने का निश्चय किया। उसने पुस्तकालय जाने का फैसला किया। शायद किसी पुरानी किताब में टावर सी या दासगुप्ता परिवार के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। पुस्तकालय में घंटों बिताने के बाद उसे एक पुरानी स्थानीय इतिहास की किताब मिली। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन अक्षर अभी भी स्पष्ट थे। जल्द ही उसे एक लेख मिला जिसने उसका ध्यान खींचा। यह लेख बेंगलुरु में रहने वाली एक कुख्यात तांत्रिक मोहिनी दास के बारे में था। लेख में बताया गया था कि मोहिनी दास को काले जादू और बुरी आत्माओं को नियंत्रित करने में महारत हासिल थी। हालांकि कुछ दशक पहले वह अचानक गायब हो गई थी। अचानक अविनाश को एक ख्याल आया। क्या मोहिनी दास और वह औरत जो उसने देखी थी कहीं एक ही तो नहीं थी? क्या दासगुप्ता परिवार का लापता होना उसी से जुड़ा था? कुछ और पन्ने पलटने पर उसे एक और लेख मिला जो बेंगलुरु में रहस्यमय ढंग से गायब हुए लोगों के बारे में था। उनमें से कई गायब होने टावर सी के आसपास के इलाके से जुड़े थे। लेख में बताया गया था कि कुछ लोगों का मानना था कि ये गायबियां मोहिनी दास के जादू टोने का नतीजा थीं। अविनाश को रोंगटे खड़े हो गए। क्या वह किसी ऐसी जगह पर काम कर रहा था जो बुरी ताकतों का अड्डा थी? उसने फैसला किया कि वह अपने संदेहों की जानकारी किसी और को देगा। उस रात उसने अपने बचपन के दोस्त राहुल को फोन किया। राहुल पुराने सामानों का शौकीन था और अक्सर अजीबोगरीब चीजों को इकट्ठा करता था। अविनाश को लगा कि राहुल शायद उसकी मदद कर सकता है। राहुल कहानी सुनने में काफी दिलचस्पी ले रहा था। मोहिनी दास के बारे में मैंने भी सुना है, राहुल ने फोन पर कहा। कुछ लोग कहते हैं कि वह अभी भी जीवित है, कहीं छिपकर लोगों को परेशान कर रही है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अविनाश ने पूछा। मुझे टावर सी और दासगुप्ता परिवार के बारे में और जानने की जरूरत है। शायद मैं कुछ पुराने दस्तावेज खोज सकता हूं, राहुल ने सहमति जताई। लेकिन सावधान रहना अविनाश, ये चीजें खतरनाक हो सकती हैं। अविनाश जानता था कि राहुल सही कह रहा है। वह अब भी उस रात देखी गई औरत के ख्याल से कांप रहा था, लेकिन वह सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। उसने दासगुप्ता परिवार के रहस्य को सुलझाने और मोहिनी दास के अस्तित्व को उजागर करने की ठानी। अगले कुछ दिनों में अविनाश और राहुल लगातार बात करते रहे। राहुल कुछ पुरानी किताबें और दस्तावेज खोजने में सफल रहा, जिनमें मोहिनी दास के बारे में कुछ और जानकारी थी। इन दस्तावेजों के अनुसार मोहिनी दास एक शक्तिशाली तांत्रिक थी जो काले जादू का इस्तेमाल कर लोगों को अपने काबू में लाती थी। राहुल द्वारा जुटाए गए दस्तावेजों से अविनाश को मोहिनी दास के बारे में और भी भयानक सच सामने आए। दस्तावेजों में बताया गया था कि मोहिनी दास न केवल काला जादू करती थी, बल्कि वह आत्माओं को भी बंधित करने में माहिर थी। कहा जाता था कि वह मृतकों की आत्माओं को अपने वश में कर लेती थी और उनका इस्तेमाल अपने दुष्ट कार्यों को अंजाम देने के लिए करती थी। यह जानकारी अविनाश को टावर सी में रोने की आवाज और 13वीं मंजिल पर देखी गई भयावह आकृति से जोड़ने लगी। क्या वह आवाज दासगुप्ता परिवार की किसी आत्मा की तो नहीं थी जिसे मोहिनी दास ने बंधित कर रखा था? राहुल ने एक और दिलचस्प खोज की। उसे एक पुराना नक्शा मिला जो बेंगलुरु के उस इलाके को दर्शाता था जहां टावर सी स्थित था। नक्शे पर एक छोटा निशान था जो टावर के ठीक नीचे एक छिपे हुए तहखाने को इंगित करता था। यह दिलचस्प है, राहुल ने अविनाश से फोन पर कहा। क्या तुमने कभी इस तहखाने के बारे में सुना है? अविनाश ने कभी नहीं सुना था। क्या यह तहखाना मोहिनी दास से जुड़ा था? क्या उसने इस तहखाने का इस्तेमाल अपने जादू टोने के लिए किया था? उन्होंने फैसला किया कि तहखाने की जांच करनी है। यह खतरनाक हो सकता था, लेकिन सच्चाई का पता लगाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता था। अगली रात राहुल अविनाश से मिलने टावर सी आया। उन्होंने रात के अंधेरे का फायदा उठाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है। टावर के पीछे एक छोटा सा दरवाजा था जो नक्शे पर दर्शाए गए तहखाने की ओर जाता था। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन राहुल के पास कुछ पुराने औजार थे और वह दरवाजे को खोलने में सफल रहा। तहखाने में घना अंधकार छाया हुआ था। एक घिनौनी सी गंध हवा में फैल रही थी। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और उन्होंने धीरे धीरे तहखाने का निरीक्षण करना शुरू किया।
तहखाना छोटा था, लेकिन दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। कुछ निशान खून से बने लग रहे थे, जबकि अन्य अजीब संकेतों से भरे हुए थे। जमीन पर कई हड्डियां बिखरी हुई थीं। अविनाश का पेट फटने लगा। क्या ये हड्डियां दासगुप्ता परिवार की थीं? तभी तहखाने के कोने में उन्हें एक पुस्तक दिखाई दी। यह एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब थी, जिसके ऊपर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। राहुल ने ध्यान से किताब को उठाया। यह मोहिनी दास की ग्रंथ हो सकती है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने किताब को खोला। पन्ने काले जादू के मंत्रों और भयानक अनुष्ठानों से भरे हुए थे। कुछ चित्र इतने भयावह थे कि अविनाश को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। एक पल के लिए तहखाने में हवा ठंडी हो गई। अविनाश को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। हमें यहां से निकलना चाहिए, राहुल ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। अविनाश सहमत हो गया। वे जल्दी से तहखाने से बाहर निकलकर अविनाश और राहुल ने राहत की सांस ली। ठंडी हवा उनके गर्म पसीने को सुखा रही थी। मोहिनी दास की जघन्य गतिविधियों के साक्ष्य देखने के बाद उन्हें गहरी बेचैनी हो रही थी। हमें तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए, राहुल ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। इस किताब और हड्डियों को सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है। अविनाश सहमत था, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। पुलिस को यकीन होगा? क्या वे तहखाने के अस्तित्व पर ही विश्वास करेंगे? और मोहिनी दास के बारे में क्या वह अभी भी जीवित थी और उन्हें खोजने के लिए वापस आएगी? अनिश्चितता के बादल उनके ऊपर छाए हुए थे। राहुल ने अविनाश को किताब अपने पास रखने का सुझाव दिया, ताकि वह इसे सुरक्षित रख सके। उन्होंने फैसला किया कि वे अगले कुछ दिनों में चुपके से सबूत इकट्ठा करेंगे और फिर पुलिस के पास जाएंगे। उस रात अविनाश सो नहीं सका। मोहिनी दास के जादू टोने के चित्र और तहखाने में देखी गई भयावह आकृतियों के ख्याल से उसकी नींद उड़ गई थी। हर आहट में उसे मोहिनी दास का आभास होता था। तड़के करीब एक अजीब सी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। यह दूर से आने वाली धीमी ताल था, मानो कोई ढोल बजा रहा हो। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। अविनाश डर के मारे बिस्तर पर सिकुड़ गया। उसने कंबल से अपना सिर ढक लिया, यह जानते हुए भी कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। आवाज अब उसके दरवाजे के बाहर ही गूंज रही थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला। अंधेरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। अविनाश ने धीरे से कंबल हटाकर देखा। दरवाजे के सामने खड़ी एक लंबी काली आकृति थी। उसके चेहरे पर घना अंधकार छाया हुआ था, लेकिन चमकती हुई लाल आंखें अविनाश को घूर रही थीं। यह मोहिनी दास थी। अविनाश चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। मोहिनी दास धीरे धीरे कमरे के अंदर चलने लगी। उसके हाथों में एक भयानक दिखने वाला खंजर चमक रहा था। अविनाश को लगा जैसे मौत उसके सामने खड़ी है। उसने सोचा, क्या यह उसकी जिंदगी का आखिरी पल है? क्या वह कभी राहुल या किसी और को सच्चाई बता पाएगा? मोहिनी दास उसके पास पहुंची। खंजर उसकी गर्दन के पास ला खड़ी हुई। अविनाश ने अपनी आंखें बंद कर लीं, प्रार्थना करते हुए कि किसी तरह वह बच निकले। लेकिन तभी एक अचानक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। मोहिनी दास चीख उठी, मानो उसे किसी चीज से जलन हो रही हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास खड़ा राहुल था। उसके हाथ में एक टॉर्च चमक रही थी। मोहिनी दास उस रोशनी को सहन नहीं कर पाई। वह चीखते हुए कमरे से बाहर भाग निकली, अंधेरे में गायब हो गई। अविनाश ने राहुल को देखा, जो अब भी टॉर्च जलाए खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। राहुल ने उसे बताया कि वह अजीब सी आवाज सुनकर उसके कमरे के पास आ गया था और अविनाश कांपते हुए उठा और राहुल के पास गया। राहुल ने उसे सहारा दिया, यह जानते हुए कि अभी भी उसे संभालने की जरूरत है। वह कौन थी? अविनाश ने फुसफुसाते हुए पूछा। मोहिनी दास, राहुल ने पुष्टि की। लेकिन उसे कैसे पता चला कि किताब तुम्हारे पास है? अविनाश को कोई जवाब नहीं मिला। सवाल तो कई थे। क्या मोहिनी दास किसी तरह उन पर नजर रख रही थी, या फिर तहखाने में जाकर उन्होंने किसी जादू को भंग कर दिया था, जिससे मोहिनी दास को पता चल गया? उन्होंने तय किया कि फिलहाल सवालों का जवाब ढूंढने से ज्यादा जरूरी है खुद को सुरक्षित रखना। रात बाकी थी और मोहिनी दास वापस आ सकती थी। राहुल ने तुरंत पुलिस को फोन किया। इस बार उनके पास सबूत थे।
किताब और तस्वीरें जो उन्होंने तहखाने में ली थीं। पुलिस जल्द ही पहुंची। शुरू में वे थोड़े अविश्वसनीय थे, लेकिन सबूत देखने के बाद उन्हें उनकी बातों पर यकीन हो गया। तहखाने की जांच की गई और हड्डियों को बरामद किया गया। अगले कुछ दिन अफरा तफरी में बीते। मीडिया में तहखाने और मोहिनी दास की खबरें छाई रहीं। पुलिस जांच जारी थी। दास गुप्ता परिवार के लापता होने के मामले को फिर से खोला गया। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। एक जंगल में एक छिपा हुआ मंदिर मिला जहां काले जादू की पूजा की जाती थी। वहां मोहिनी दास के वस्त्र और जादू टोने का सामान भी बरामद हुआ। हालांकि मोहिनी दास का कहीं पता नहीं चला। पुलिस को शक था कि वह भाग निकली है, लेकिन अविनाश को लगता था कि वह मंदिर में ही कहीं छिपी हुई है। कुछ हफ्ते बीत गए। अविनाश अब टावर सी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी नहीं करता था। पुलिस की जांच के चलते टावर को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। एक रात अविनाश को राहुल का फोन आया। राहुल की आवाज घबराई हुई थी। अविनाश, राहुल ने कहा, मुझे लगता है मोहिनी दास वापस आ गई है। वह मंदिर में है और कुछ भयानक अनुष्ठान कर रही है। अविनाश का दिल धक से हो गया। वह जानता था कि उसे राहुल की मदद करनी है। वे दोनों उस जंगल की ओर निकल पड़े जहां मंदिर स्थित था। राहुल ने बताया कि उसने मोहिनी दास की गतिविधियों के बारे में एक पुराने ग्रंथ में पढ़ा था। उस ग्रंथ के अनुसार मोहिनी दास एक शक्तिशाली अनुष्ठान करने की तैयारी कर रही थी, जिससे वह अमर हो जाएगी। मंदिर के पास पहुंचकर उन्होंने अंदर से आने वाली भयानक मंत्रों की गूंज सुनी। राहुल ने बताया कि वे सीधे मंदिर में नहीं जा सकते। उन्हें पहले मोहिनी दास के अनुष्ठान को रोकने का कोई तरीका खोजना होगा। उन्होंने मंदिर के आसपास का निरीक्षण किया और एक गुप्त दरवाजा ढूंढ निकाला। दरवाजा खोलकर वे मंदिर के अंदर घुस गए। अंदर का नजारा भयानक था। मोहिनी दास एक खून से सने वेदी के सामने खड़ी थी। अजीब से मंत्रों का जाप कर रही थी। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी, जिससे मंदिर का वातावरण भयावह हो गया था। अविनाश और राहुल ने छिपकर सब कुछ देखा। राहुल ने फुसफुसाकर बताया कि अनुष्ठान को रोकने का एक तरीका हो सकता है। मोहिनी दास अपनी शक्ति किसी खास वस्तु से खींच रही थी, शायद कोई ताबीज या हार। यदि वे उस वस्तु को नष्ट कर दें तो अनुष्ठान कमजोर हो जाएगा। उन्होंने धीरे से आगे बढ़ना शुरू किया। मोहिनी दास का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए एक मूर्ति को गिरा दिया। मोहिनी दास चौंकी और उनकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। तुम, मोहिनी दास चीखी, तुम मेरा काम रोकने की हिम्मत कैसे करते हो? अविनाश और राहुल ने उसे जवाब नहीं दिया। वे मोहिनी दास और वेदी के बीच दौड़ पड़े। मोहिनी दास ने उन पर हमला करने के लिए अपना खंजर उठाया, लेकिन राहुल ने उसे रोक लिया। लड़ाई भयंकर थी। राहुल चोटिल हो गया, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। अविनाश वेदी के करीब पहुंचा। मोहिनी दास ने उसे देखा और एक जोरदार चीख निकालते हुए उसकी ओर लपकी। उसी क्षण अविनाश ने वेदी पर रखे एक छोटे से ताबीज को पकड़ लिया। यह एक काले पत्थर से बना था और अजीब निशानों से भरा हुआ था। मोहिनी दास चीखती रही, मानो उसे असहनीय पीड़ा हो रही हो। अविनाश को पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसने ताबीज को जमीन पर पटक दिया और अपने पैर से उसे रौंद डाला। काले पत्थर में दरार पड़ गई और उसमें से एक काली धुआं निकलने लगा। धुआं पूरे मंदिर में फैल गया। मोहिनी दास चीखना बंद कर दिया। वह कमजोर पड़ती जा रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। कुछ ही सेकंडों में वह पूरी तरह से राख में बदल गई, हवा में बिखर गई। धुआं छंटने के बाद मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। अविनाश और राहुल थककर मूर्तियों के पास गिर पड़े। वे दोनों घायल थे, लेकिन जिंदा थे। उन्होंने मोहिनी दास को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियों की आवाजें सुनाई दी। राहुल ने उन्हें फोन कर बताया था कि वे मंदिर में हैं। पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला और उनका इलाज कराया। अगले कुछ दिनों में मीडिया में मोहिनी दास के अंत की खबरें छाई रहीं। टावर सी को फिर से खोल दिया गया, लेकिन अब यह एक अलग ही जगह लगती थी। दासगुप्ता परिवार के लापता होने का मामला भी बंद कर दिया गया। हालांकि उनका क्या हुआ, यह कभी पता नहीं चल सका। अविनाश और राहुल हीरो बन गए। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। हालांकि इस अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। उन्होंने अंधेरे की ताकतों को देखा था,
और अब जानते थे कि दुनिया ऐसी है जैसी दिखती नहीं है। कुछ साल बाद अविनाश और राहुल दोनों अब सुरक्षा गार्ड नहीं रहे। अविनाश एक लेखक बन गया था। उसने अपनी असाधारण अनुभवों के बारे में एक किताब लिखी। राहुल एक पुरातत्वविद बन गया, अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित हो गया। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है यूएई शारजाह से सुल्तान। अगला नाम है कर्नाटक बेंगलुरु से मुजम्मिल मेहरान। अगला नाम है कर्नाटक से जाफर। अगला नाम है रायबरेली से देशराज। अगला नाम है मौजपुर दिल्ली से नव्या रावत और काशी रावत। अगला नाम है सूरीनाम से रैड्स पोएताई। अगला नाम है बीकानेर राजस्थान से मनोज कुमार चौधरी और कविता चौधरी। अगला नाम है हॉलैंड से गौरी। अगला नाम है कराची पाकिस्तान से शहजाद मकसूद। अगला नाम है मणिपुर से यांगविहोर जिमिक और समझेला। अगला नाम है असम से रोजमीटा और खिलंजान। अगला नाम है पुरुलिया से आनंद। अगला नाम है मुंबई से समीर अहमद, आलिया अहमद और अक्षा अहमद। अगला नाम है मुंबई से मोजिबुल्लाह। अगला नाम है असम से बेदाश्री राजबोंगशी। अगला नाम है मुंबई घाटकोपर से संतोष ठोसर। अगला नाम है गया बिहार से आशुतोष सिंह। अगला नाम है नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिहुए रोमांचिक और सलीम कुरैशी। अगला नाम है सहारनपुर से मोहित। अगला नाम है पुणे महाराष्ट्र से बबलू कपार। अगला नाम है दिल्ली से कुणाल। अगला नाम है मुरादाबाद से सुनील यादव। अगला नाम है इंदौर से प्राची मिश्रा। अगला नाम है झारखंड से बबीता कालुंडिया। अगला नाम है कोलकाता से रवि शॉ। अगला नाम है दिल्ली से विपिन। अगला नाम है जटोली सोलन से सोनू सिंह और संतोषी कुमारी। अगला नाम है दिल्ली से लेखराज। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।